गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यू टॉपिक काफ़ी बड़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर खूब बड़ा है और बट बहुत सारा नंबर देगा हर लेक्चर से। इसके हर जो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 हर लेक्चर से क्वेश्चन मिलेगा आपको। कुछ फिजिक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, कुछ केमिस्ट्री में मिल जाएगा, बट मिलेगा हर लेक्चर से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक ये है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कई पार्ट हैं इसके, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 रदरफोर्ड मैक्सवेल थ्योरी, पार्ट टू में हम लोग डिस्कस किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद फिर पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 4 करेंगे, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक, फंडामेंटल टॉपिक। साइंस को समझना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझिए, बॉन्डिंग को समझिए, पीरियोडिक टेबल को समझिए और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझिए। ये 4 साइंस के पिलर माने जाते हैं। केमिस्ट्री अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो ये 4 फंडामेंटल पिलर होते हैं साइंस के, जिसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा, बट इनसे सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। और अगर इन टॉपिक पे खूब अच्छा कमांड हुआ तो आगे चीज़ें बहुत आसान आपको लगेगा। तो ये तो कॉमन टॉपिक है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। सो इसका जो मैं वीडियो ऐड करूंगा वो प्लेलिस्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 9 वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो गया, और उतने ही इसके भी रहेंगे। ठीक है, इसमें थ्योरी छोटा है, काफ़ी छोटा थ्योरी है, क्वेश्चन खूब है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में वेरिएशन इसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, थ्योरी छोटा सा है। टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सब नाम नया है, 10th क्लास में नहीं था, थोड़ा सा था 10th क्लास में, मैं समझा दूंगा आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एच स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, 11th क्लास है, 12th क्लास भी है, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। ये है लेक्चर नंबर 1। लास्ट क्लास मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा आपको, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो आज मैंने नहीं सुनाया, यहाँ मैं सुना देता हूँ। सिंपल सा स्टोरी। मेरे स्टोरी में ज़्यादा करेक्टर गाँव का ही रहता है। तो गाँव का एक छोटा सा किसान, ठीक है, किसान जो है, जैसे हर घर में, हमारे घर में भी खेती होता है, तो हम लोग अल्टरनेटिव, जो खेती का टाइम है तो खेती की है, उसके बाद अल्टरनेटिव जो है हर घर में, गांव के हर घर में गाय रहेगी, भैंस रहेगी, कोई ना कोई एनिमल रखते ही हैं, और ज़्यादा रखते हैं, खूब सारा रखते हैं। गांव में हम लोग के मैनेजर हैं, मेरे गांव में भी खूब खेती होता है, मेरा भी खूब खेती होता है, और मैनेजर हैं जो सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, और साथ में गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं। तो हर गांव में पैरेलल में खेती के साथ साथ जो लोग हैं दूसरा रोजगार के लिए गांव में गाय भैंस रखते हैं। तो उस तरह एक गांव था, एक किसान थे वहाँ पे, और अपने घर में खूब सारा गाय और भैंस रखे हुए थे। ठीक है, तो गाय भैंस का जब दूध बहुत ज़्यादा हो जाता तो वो क्या करते कि दूध से बटर निकाल लेते, प्योर बटर को एक कंटेनर में ले लेते और लेकर के शहर में चले जाते बेचने के लिए। गली गली घूमते, बटर ले लो, प्योर बटर ले लो, गांव का लाया हुआ बटर ले लो। तो गली गली घूम घूम के बेचते, दोपहर तक बिक जाता, पैसे लेके चले आते। ठीक है, ऐसे ही एकदम प्योर बटर रोज सुबह निकालना, लेकर के जस्ट शहर जाना, गली गली में घूमते रहना। तो एक बार गली से गुजर रहे थे तो एक दुकानदार ने आवाज़ लगाया, बुलाया कि भैया, ठीक है, तो इधर आ जाओ। ठीक है, गए वो। ठीक है, देखा कि दुकान जो है बेकरी का दुकान था, बेकरी जहाँ पे ब्रेड बनता है, बन गया, ठीक है, बिस्किट बन जाते हैं। ठीक है, बेकरी का दुकान है। ठीक है, तो बेकरी वाले दुकान ने देखा एकदम प्योर बटर, एकदम फ्रेश, सुबह सुबह का बटर है। ठीक है, तो बेकरी वाले ने बोला कि आप रोज़ गली गली घूमते हो, बेचते हो, सुबह आते हो, दोपहर हो जाता है। तो बेकरी वाले ने बोला कि ऐसा करना कि मुझे तो रोज़ बटर चाहिए ही, कि मेरे यहाँ ब्रेड बनता है, बिस्किट बन रहा है, मुझे तो फ्रेश बटर चाहिए रोज़। तो आप गांव से आना, सीधे मेरे दुकान पे दे देना बटर, और कैश पैसा लेके चले जाना। किसान भी खुश हो गया, चलो कि हमें घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आना है बेकरी वाले दुकान पे, बटर देना है, वेट करके बटर दे देना है, पैसा लेना है, चले जाना है। चल रहा था सब एकदम रूटीन वे में चल रहा है। गाँव से आया, फ्रेश बटर लेके आया, दुकान वाले को दिए, जस्ट पैसे लिए, चले गए। ये चीज़ें होते रहा, 2-3 महीना होते गया। बेकरी वाले को एक दिन डाउट हुआ, थोड़ा सा डाउट हुआ, लगा कि किसान जो गांव से आता है ना, थोड़ा चीटिंग कर रहा है। ठीक है,
उसको लगा कि वो पैसे तो मुझसे पूरा ले रहा है। आता है, बोलता है कि 1 किलो मैंने बटर लाया हूँ, 1 किलो बटर का पूरा पैसा ले जाता है, ठीक है। बट उसको लगा बेकरी वाले को कि किसान 1 किलो दे नहीं रहा है, वो अमाउंट कम करके लाता है, ठीक है। तो अगले दिन जब आया किसान, बैठा था मैनेजर उसका बेकरी वाले का, पूछा कितना बटर है, तो बोला कि 1 kg। रोज़ तो मैं 1 kg आपको फ्रेश बटर देता हूँ। तो बोला कि ठीक है, रोज़ आप देते हो, आज मैं क्या करूँगा, आपका बटर को मैं वेट कराऊँगा, ठीक है, तौलूँगा, ठीक है। तो तौला, बटर निकला 800 ग्राम। मैनेजर हो गया गुस्सा किसान पे, गुस्सा हो गया कि बोला तुम 3 महीने से बटर दे रहे हो और तुम बोलते हो कि 1 kg ला के देता हूँ, और बदले में जो है तुमसे 1 किलो का पैसा ले जाते हो और देते हो 800 ग्राम। ये तो चीटिंग हो गया, मेरा पैसा लौटाओ। अब किसान, गरीब किसान बोला कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं रोज़ तो गांव से 1 किलो ही लेके आता हूँ, साथ लेके आता हूँ, लेके आपको बटर यहाँ पे दे जाता हूँ, वो 800 ग्राम कैसे निकला मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं तो 1 किलो ही लेके आया। मामला थोड़ा बढ़ गया। वो बोला कि नहीं, आप या तो पैसा मुझे दो 3 महीने का, जो तुमने चीटिंग किया उतना पैसा मुझे लौटाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और चेक कराऊंगा। फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, किसान को पकड़ ली, बोली कि हाँ तुम तो चीटिंग कर रहे हो, 3 महीने से तो तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम 800 ग्राम देते हो, पैसा 1 किलो का ले जाते हो, तो लौटाओ पैसा। किसान बोल रहा है मेरे पास कहाँ है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो गरीब किसान हूँ, जो पैसा मिलता है घर पे खर्च हो जाता है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। फिर उसको पकड़ लिया पुलिस, बोला ठीक है आप जेल में जाओ, ठीक है, केस चलेगा तुम्हारे ऊपर चीटिंग का। चला गया जेल में, कोर्ट में हाजिर हुआ। कोर्ट में सामने आमने सामने, इस साइड किसान है, इस साइड बेकरी वाला है, सामने बीच में जज साहब बैठे हुए हैं। अब केस कोर्ट में पहुंच गया। अब पूछा गया कि किसान से कि आप क्यों चीटिंग कर रहे हो, तो किसान बोल रहा है कि मैंने एकदम चीटिंग नहीं किया है, मैं तो एकदम अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई भी नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो एकदम चीटिंग नहीं करता हूँ, जस्ट गांव से 1 किलो बटर मैं तौल के लेके आता हूँ, इनको दे देता हूँ, कैसे 800 ग्राम हो गया रास्ते में मुझे नहीं पता है, ठीक है। जज साहब बोले कि ठीक है आप बताओ, गांव से जब 1 किलो बटर तौल के लाते हो तो क्या स्केल है, आपके पास वेट है, वो जो स्टैंडर्ड मेजर करने वाला लोहे वाला वेट होता है? तो बोला नहीं। तो गांव में तो ठीक है वेट नहीं है तो कुछ ईंट होगा या पत्थर होगा, उसके इक्विवेलेंट गांव में रखते हैं लोग, सब लोग रखते हैं। 1 किलो के लोहा नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट पत्थर रख लिए, कुछ ब्रिक रख लिए ऐसे। तो बोले कुछ है जिससे आप मेजर करते हो, कैसे आप गांव में से तौल के लाए कि बोल रहे हो कि 1 किलो में बटर ला रहा हूँ, 800 ग्राम हो गया दुकान पे आते ही, तो कुछ जो स्टैंडर्ड है आपके पास जैसे भी तौलने का है, जो आपका मेजरमेंट का तरीका है वो बताइए। तो किसान बोला कि देखिए मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि 1 किलो क्या होता है, ठीक है। मैं 3 महीने से 1 किलो ही तौल के इनके गांव पे, इनके गांव से लाता हूँ और उनके बेकरी वाले को दे देता हूँ। अब बेकरी वाले को मैं देता हूँ तो ये तुरंत मुझे पैसे दे देते हैं, कैश पैसे दे देते हैं, और कैश पैसे लेके चला जाता हूँ गांव पे। और इनका जो है बेकरी वाले दुकान का, बोला कि इनका बनाया हुआ जो ब्रेड होता है, जो ब्रेड बड़ा अच्छा है इनका ब्रेड, और इनका जो ब्रेड होता है वो मेरे गांव पे जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इनके बनाए हुए ब्रेड को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जब भी आता हूँ 3 महीने से, तो आप इनसे मैनेजर साहब से पूछिए कि 3 महीने से मेरा रूटीन यही है कि मैं बटर ले आया, इनको दे दिया, पैसा लिया, जो पैसा था उसमें से इनसे ब्रेड का पैकेट खरीद लेता था मैं। तो मैनेजर बोला हाँ ब्रेड का पैकेट खरीद लेते थे, ये सही बात है। और ब्रेड पैकेट उनको बड़ा अच्छा लगता था, बच्चों को बड़ा अच्छा ब्रेड बनाते हैं ये। तो बोला किसान कि ब्रेड का पैकेट मैं लेके जाता हूँ, मेरे गांव में एक पढ़े लिखे सज्जन है, तो उनसे मैंने पूछा कि ये ब्रेड के पैकेट पे क्या लिखा है, ठीक है। तो वो सब रीड करके हिंदी में मुझे बताया कि ये ब्रेड के पैकेट पे लिखा है कि ये ब्रेड जो है, ये पैकेट जो है वो 500 ग्राम का पैकेट है, वो 500 ग्राम मतलब आधा किलो का ये पैकेट है ब्रेड का पैकेट। तो मैं सिंपल तरीका यही यूज करता हूँ कि तराजू ले लेता हूँ, तराजू पे एक साइड में ब्रेड का पैकेट डाल देता हूँ और दूसरे साइड में बटर रख देता हूँ। ये काम मैं 2 बार रिपीट करता हूँ। 2 बार रिपीट करके जब
एक साइड में 500 ग्राम, फिर मैं ब्रेड फिर से दोबारा करता हूँ, फिर 500 ग्राम हो गया और मैं इनको ला के दे देता हूँ। ये मेरा मेजरमेंट का स्केल है। जज साहब बुलाए बेकरी वाले को, बोले कि अपना ब्रेड लाओ। तो ब्रेड का पैकेट आया दुकान से। ब्रेड का पैकेट पे एकदम ब्रांडेड ब्रेड पैकेट लिखा हुआ कि 500 ग्राम का पैकेट है। जब जज साहब उसको तोलाए तो वो ही ब्रेड का पैकेट ही 400 ग्राम का निकला, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 500 ग्राम। किसान तो बच गया, फंस गया कौन? मैनेजर। तो जस्ट मोरल स्टोरी का था कि कभी भी लाइफ में चीटिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी चीटिंग नहीं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, क्योंकि वो आना ही है, उसका रिफ्लेक्शन आएगा ही। बेकरी वाला सोच रहा था कि मैं सबसे स्मार्ट, मैंने कभी किसी से चीटिंग नहीं की, बट वो अपने ही चीटिंग के जाल में फंस गया। ठीक है। किसान तो इनोसेंट, एकदम सीधा साधा है, एकदम किसान जो है वो तो बस उसी के ब्रेड को ही स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट माना उससे तौल करके उसको दे दिया, और पता चला कि उसका ब्रेड ही उसी में चीटिंग था। लिखा हुआ था 500 ग्राम और ब्रेड वो बनाता था 400 ग्राम का। तो किसान को जज साहब ने छोड़ दिया और फाइन लगा दिया बेकरी वाले पे, पनिशमेंट मिला बेकरी वाले को। तो लाइफ में जस्ट मैसेज है, कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए। चीटिंग करके लोग सोचता है कि मैं बड़ा स्मार्ट हो गया, नहीं, वो फंसना ही है। आज नहीं तो कल किसी न किसी फॉर्म में उस फंसना ही है। चीटिंग नहीं करना चाहिए कभी भी हम लोग को। आपको भी, अभी आप स्टूडेंट हैं, चीटिंग में से आप चीटिंग नहीं करते, अभी आप बिजनेसमैन नहीं हैं, बट कई बार होता है कि आप एकदम नहीं पढ़ाई करते हैं, तो वो भी तो एक मोड ऑफ चीटिंग है, वो भी तो एक चीटिंग का मोड है। ठीक है। आपकी अभी एज है, अभी आपका पीरियड जो होता है, बोला जाता है कि प्लेटिनम पीरियड, लाइफ को बोलते हैं कि एकदम चेंज कर देना, वो वाला पीरियड है। अभी आपका जो बेस्ट टाइम, होल लाइफ का जो आपके 100 ईयर की जो लाइफ है, और बेस्ट टाइम है जहां आप अपने लाइफ को एकदम यू टर्न ले सकते हैं, सुपर रिच बन सकते हैं, बिग सोसाइटी के सबसे बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। आप जानते हैं कि ये है आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट ऑफिसर बन के आप दिखा सकते हैं। ठीक है। बट बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते और आगे चल के बड़े हो जाएंगे, जब आपकी एज 25-26 साल की होगी, तो आप पूरे कंट्री को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट खराब है। एनी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि एनी कांग्रेस है, बीजेपी या एनी अदर गवर्नमेंट है। बड़े होकर लोग 25 साल के जब हो जाते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं, उतरते हैं, नौकरी खोजते हैं, तो उस वक्त ब्लेम करते हैं, रियली ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट खराब है, जॉब नहीं क्रिएट कर रहा है। अरे खराब गवर्नमेंट नहीं है, खराब आप हैं। आपने टाइम को बेस्ट नहीं यूज किया, आपने लाइफ में चीटिंग कर लिया, अपनी स्टडी से चीटिंग कर लिया, आपने बेस्ट गोल्डन एंड डायमंड पीरियड जो टाइम है उससे चीटिंग कर लिया। फिर आगे चल के क्यों दूसरे को बोल रहे हैं कि हाँ ये खराब है, वो खराब है, कंट्री खराब। अरे मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम चुका हूँ, कई कंट्री में मैं जॉब कर चुका हूँ। मुझे बेस्ट तो सबसे अच्छा मुझे इंडिया लगता है, सबसे अच्छा, एकदम कलरफुल कंट्री, इसलिए कि मैं अच्छा हूँ। मैंने कभी चीटिंग नहीं किया, कभी कोई चीटिंग नहीं करता हूँ, तो मुझसे कोई चीटर मिलता ही नहीं है, गलत लोग मेरे अगल बगल में रहते ही नहीं है, तो मुझे तो हमेशा शाइनिंग खूब ब्राइट खूब अच्छा दिखता है। ठीक है। तो आप मुझसे भी बड़े बनेंगे, ये नहीं कि मैं ही सबसे बड़ा हो गया, मुझसे आप, मेरे स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े बनते हैं, आप ही बनेंगे। बस सिंपल सा मैसेज है कि चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करेंगे तो फिर आगे चल के आपको ये दिन याद आएगा कि हाँ मैंने चीटिंग किया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट तो देखना पड़ेगा आपको। और अगर यही टाइम को आप बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे, देन आप आगे चल के किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी को नहीं, ना तो गवर्नमेंट को, ना कंट्री को, ना पेरेंट को, ना सोसाइटी, किसी को नहीं। आप बोलेंगे सब कुछ ब्राइट है, सब चीज़ तो इतना सुंदर है, सब कुछ इतना अच्छा है हमारे यहाँ। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब बड़ा बनिए। ठीक है। बड़े ऑफिसर बनिए। मैं कभी ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनिए, आप हार्ड वर्क करिए ना, आप एक बेस्ट पर्सन बनेंगे, लाइफ के मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। हार्ड वर्क करिए। ठीक है। और टाइम को यूज करना सीखिए, टाइम मैनेज करना सीखिए। ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट IAS ऑफिसर हैं। 7 स्टूडेंट का तो फ़ोन नंबर है मेरे पास, जो आते हैं पटना तो मिल के जाते हैं मुझसे, तो वो मुझसे कई गुना बड़े बन गए लोग। ठीक है। बड़े बड़े लोग बने, तो आप भी बनेंगे। तो वही सिंपल की है, हार्ड वर्क है और टाइम मैनेजमेंट।
टाइम को जिसने अच्छे से मैनेज कर लिया वो तो बड़ा आदमी बनता है। तो ये आपका अभी डायमंड पीरियड है। अगर आपने इस टाइम को खूब यूज कर लिया, लाइफ एकदम ब्यूटीफुल आपको लगेगा। मिस कर दीजिए तो आगे चल के रियली आप खड़े होके गवर्नमेंट को नारा लगाएंगे कि जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, गवर्नमेंट खराब है, स्टेट खराब है, देश खराब है। नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा, इस पे नेक्स्ट क्लास में आपको स्टोरी, एक नया स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का मेरे पास स्टोरी के फॉर्म में सोल्यूशन होता है। आज का स्टोरी यही है, एक अच्छा सा मैसेज। चीटिंग लाइफ में कभी नहीं करना है, एनी फॉर्म में। या तो आप बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, फिर भी नहीं करना है। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अभी भी अपने लाइफ से कभी चीटिंग नहीं करना है। अपनी सारी ड्यूटी अपने परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास एक अच्छा स्टोरी और मैं सुनाऊंगा। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यू टॉपिक है, थ्योरी बहुत छोटा है, बहुत छोटा थ्योरी है, कोडिंग है, कोडिंग मैं सिखाऊंगा आपको। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नया टॉपिक है, 9th-10th में टॉपिक नहीं था, अभी आपको 11th में 12th में पढ़ना आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वर्ड सुना हुआ है, हाइड्रोजन तो नहीं पढ़ा हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो नहीं पढ़ा हुआ, बट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वो लाइन सुना हुआ, ठीक है। 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो पहले हम लोग 10th क्लास की बातें करते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का क्या मीनिंग है वो समझा देता हूँ मैं पहले। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग बातें करेंगे एकदम सिंपल सा हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। पहले स्पेक्ट्रम बता देता हूँ, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, तो मुझे समझाना था कि स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब डिफरेंट कंपोनेंट हुआ, डिफरेंट कंपोनेंट, समझिए आपको। मैं सर मिटा देता हूँ। ये पढ़ा हुआ है आपका, फिगर 10th में पढ़ा हुआ है, मैं भी आपको 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2 में, और मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए मेरे पास जो कलर है, जैसे मेरे पास विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट में क्या क्या आता है, देखिए वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। ये जानते हैं आप जानते हैं कि इनका वेवलेंथ का ऑर्डर ऐसे जाएगा। एग्जैक्ट डाटा भी पढ़ा हुआ आपका, आप जानते हैं सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को हम लोग बात करेंगे आर आई हम लोग लिख सकते हैं, या म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a + b बाई लैम्डा स्क्वायर। ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जो 12th क्लास में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, मैं समझा भी चुका हूँ, 10th क्लास में भी ऐसा कुछ पढ़े हुए थे। सो ये रिलेशन है, ए एंड बी आर कांस्टेंट और लैम्डा स्क्वायर। सो वेवलेंथ का उल्टा चल रहा है, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो ध्यान से देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऐसा, ये पैटर्न जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पैटर्न है, वेवलेंथ का उल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़े उसे कि अगर कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से अगर कोई लाइट जा रहा है तो ऐसे, देखिए ऐसे लाइट जा रहा है तो ये लाइट बेंडिंग कर जाता है, अपने पास से मुड़ जाता है, और जब मुड़ेगा तो उस टर्न को कितना मुड़ा है उसको डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन। ये सब चीज़ें 10th क्लास में था और मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और ये ऐसे हम लोग लिखेंगे, डेल्टा इज कॉल्ड द डेविएशन, ये है डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है a और μ-1। तो आप कह सकते हैं ऐसे फिगर देख करके कि डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि इसके सामने है डेविएशन इज, देखिए सामने a इंटू म्यू सामने है। तो डेविएशन के लिए आप कह सकते हैं कि डेविएशन का ये पैटर्न फॉलो करना है, ये डेविएशन।
ये चीज़ें हम लोग का पढ़ा हुआ है। और अब थोड़ा सा अपने 10th क्लास के फिगर को देखेंगे। 10th क्लास में ये ऐसे फिगर सब लोग पढ़े थे, सब लोग के कॉपी में था, मैं भी पढ़ा चुका हूँ। ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म से पास करना है व्हाइट लाइट। देखते जाइए, ये सब लोग हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में भी, मैं 11th क्लास में भी मैंने पढ़ा दिया है। तो व्हाइट लाइट का ओरिजिनल पाथ ही है, ये है ओरिजिनल पाथ। बट इसमें जो होगा रेड का डेविएशन सबसे कम। रेड का डेविएशन ऐसे ऐसे करेंगे, ये कलर है रेड, रेड कलर का ये डेविएशन। सो रेड का डेविएशन जो है सबसे कम, ऐसा। रेड के बाद देखिए ऑरेंज येलो। सो रेड के बाद हुआ यहाँ से ऑरेंज, फिर हो गया यहाँ से येलो, सो येलो के बाद नेक्स्ट हुआ ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के बाद जो हो गया नेक्स्ट कलर द ब्लू एंड वॉयलेट, ये है कलर ब्लू, और ये है आपका वॉयलेट कलर, जो सब लोग हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में भी। ये है वॉयलेट। ऐसे देखिए सबसे ज़्यादा डेविएशन, सबसे ज़्यादा डेविएशन, डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट का, सबसे कम डेविएशन रेड का। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ना, ये जो पैटर्न आप देखते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रीन पे ये जो कलर का ऐसे चार्ट मिलता है, इसी को साइंस में बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कंपोजिशन जो है, ये जो व्हाइट लाइट है इसके कंपोजिशन में ये सारे कलर होते हैं। 10th में इंडिगो भी पढ़ते थे हम लोग, इंडिगो 11th में हटा देते हैं आपको, इंडिगो प्राइमरी कलर में नहीं आता है। तो ये जो आप बैंड देखते हैं कि यहाँ पे आप स्क्रीन लगाएंगे तो ये कलर का जो स्प्लिटिंग है इसी को स्पेक्ट्रम। तो अब स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझ में आया कि स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द कंपोनेंट, पार्ट्स बोल सकते हैं, कंपोजिशन बोल सकते हैं। तो यह है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये चीज़ें हो गया 9th 10th क्लास का फिगर, 11th 12th में भी पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे फॉर्म में पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे ये क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम का मतलब कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट, कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट, पार्ट्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये स्पेक्ट्रम हो गया। उसी तरह अब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, वो पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बोलेंगे। तो आप लिख लें, पहले ये जो 10th क्लास पढ़े थे वो आप बना लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करते हैं। ये सारा लेक्चर 2 में सब चीज कलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेंज, स्प्लिटिंग, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बट रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होते रहेगा आपके क्लास में। तो ये लिखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, और कंपोनेंट्स कर सकते हैं, पार्ट्स कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो स्पेक्ट्रम का मतलब उसका पार्ट हो गया, उसका पार्ट, कितने पार्ट में वो बना हुआ है व्हाइट लाइट। ऐसे नहीं दिखेगा बट प्रिज्म के थ्रू पास करिएगा तो वो दिख जाएगा। तो स्क्रीन पे जो आपका पैटर्न आ गया, कलर का पैटर्न बना, वही स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट हुआ। नोट करेंगे आप। सेकंड हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। या हाइड्रोजन एच स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना।
तो ये स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझाना था सबसे पहले, कि वो अपने 9th-10th क्लास के हेल्प से स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझना था। अब हमें बनाना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पार्ट्स, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका अलग है। इसको देखना है इसके स्पेक्ट्रम को, तो आपको एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें लैब में भी क्रिएट किया जा सकता है, बट आपके लैब में नहीं है, 11th-12th क्लास में नहीं है। जब हायर आप MSc करेंगे, PhD करेंगे, तो उस समय ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, लैब में दिखता है ये, ठीक है। सो देखिए क्या क्या लेना है आपको। एक लेना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले एक प्लानिंग करना है आपको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इसको देखने के लिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, कैसे इसके बनते हैं फिगर, कैसा आपको इसमें लाइंस आता है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? तो ये घर में लगने वाला ट्यूबलाइट ही है, बट वो लैब का है। जैसे घर में देखिए, घर में आप लगाते हैं ट्यूबलाइट, ऐसे बड़ा सा ट्यूबलाइट होता है, वो ट्यूबलाइट जो बल्ब जिससे लाइट इमिट करते हैं, जिस घर में लगा होगा आपके घर में। आजकल तो LED भी ट्यूबलाइट आता है, तो ट्यूबलाइट जो देखते हैं वही है डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। उसके दोनों किनारे पे जानते हैं कि एक किनारे पे यहाँ पे, एक किनारे पे यहाँ पे, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? तो ट्यूबलाइट है, घर में लगा हुआ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आजकल LED भी आता है, लाइट इमिटिंग डायोड, LED ट्यूबलाइट, LED बल्ब, जिसके वाटेज बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक ट्यूबलाइट है, ग्लास का ट्यूब है, बट ये नॉर्मल ग्लास है, हाथ से थोड़ी टूट जाएगा, वो नॉर्मल ग्लास नहीं है, वेरी हार्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है वो हार्ड ग्लास का, ठीक है, हार्ड ग्लास ट्यूब है। ये अलग है, बस देखने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा ही होता है। जैसे ये ट्यूबलाइट है, उस तरह वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ग्लास का ट्यूब रहेगा, हार्ड ग्लास का ट्यूब रहता है। इसमें घर में कितना लगाते हैं वोल्टेज? घर में जो आता है सप्लाई होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बस लगाते हैं, 220 वोल्ट दोनों साइड से लगा देते हैं, जस्ट चलने लगता है। वहाँ नहीं, वहाँ 10,000 वोल्ट, बहुत हाई हो गया ना, इसीलिए ना हार्ड ग्लास लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें 10,000 लगाइएगा तो जस्ट क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ हार्ड ग्लास ट्यूब, सो पोटेंशियल अक्रॉस ट्यूब, ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल लगाना है बहुत ज़्यादा, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, समझ रहे हैं, वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल। 10,000 बहुत ज़्यादा हुआ, देख रहे हैं। ये 220 वोल्ट भी हम लोग छू देंगे, 220 वोल्ट छूते ही हमारे बॉडी में एक्साइटेशन करंट आने लग जाता है। वो 10,000 वोल्ट है, इतना हाई एनर्जी देना पड़ता है। क्योंकि आप तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिए है ना, आप जानते हैं कि E/V0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कि ये पोटेंशियल जितना ज़्यादा दीजिएगा एनर्जी उतना ज़्यादा हो जाएगा, पढ़े हुए। तो 10,000 वोल्ट देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, हार्ड ग्लास, खूब हार्ड ग्लास ट्यूब रहेगा, है ट्यूबलाइट जैसा ही है। मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ, देखिए ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। उतना बड़ा नहीं रहेगा, ट्यूबलाइट जितना बड़ा नहीं होता, बट है वही चीज है, ठीक है, ऐसा रहेगा। वेट करिए, अभी ड्राइंग नहीं वेट करना अभी। सो दोनों साइड में इलेक्ट्रोड रहेगा, कोई भी कर लीजिए, यहाँ एनोड कर लीजिए, कैथोड कर लीजिए। मान लीजिए प्लस कर लिए हैं तो आप इसको लिखना है एनोड हुआ, माइनस कर लिए इसको लिखना है कैथोड। इसमें देना है बहुत ज़्यादा वोल्टेज, 10,000 वोल्ट तक का इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, ठीक है। 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ से ना हाइड्रोजन गैस फिल करना है इसमें। यहाँ से एक स्टॉपर लगा दीजिएगा, ऐसे यहाँ से फिल करना है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को यहाँ से फिल करना, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल करिए। जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल करेंगे तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन गैस है H2, ऐसा जैसे अंदर जाएगा
अंदर जाते ही इतना हाई एनर्जी, वो वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल का मतलब वेरी हाई एनर्जी, और जाते ही क्रैक कर जाएगा और क्रैक करके ऐसे ब्रेक कर जाएगा। हाइड्रोजन, इसीलिए नाम पड़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि पहले सबसे पहले एटम में ब्रेक कर जाएगा। जो मॉलिक्यूल है ना गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो डालेंगे सबसे पहले यहाँ एंटर करते हैं, डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। और डिसोसिएट करने के बाद फिर आयोनाइज कर जाता है, ठीक है। यहाँ से डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ऐसे, H+ और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, इसमें H+ और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस तरह से बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो हाई एनर्जी जैसे ही इसके अंदर गया, जाते ही सबसे पहले ये गेट पे ही ऐसे इतना हाई एनर्जी से टूट जाएगा, फिर इसके अंदर में H इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से जस्ट आयोनाइज कर जाएगा। आयोनाइजेशन करने के बाद देखिएगा इसके अंदर ट्यूब के अंदर में, यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर में सीरीज ऑफ द लाइंस बनता है, बहुत सारा लाइंस ऐसे सीरीज में ऐसे लाइंस बनेगा, लाइंस ऐसे बनता है, ये ऐसे लाइन यहाँ जाएगा, इस तरह से लाइन ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 डॉट 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 लाइन रहेगा, ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे बनेगा। फिर अंदर में देखेंगे तो अंदर में थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लू कलर का लाइन ऐसे दिखेगा, ब्लू लाइन ऐसे दिखने लगेगा, वॉलेट लाइन। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइन ऐसे दिखेगा, ग्रीन कलर का लाइन ऐसे दिखता है। ग्रीन लाइन के बाद कुछ देर बाद यहाँ रेड कलर का ढेर सारा लाइन दिखेगा आपको, ऐसा रेड कलर का लाइन ऐसे ढेर सारा दिखता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ से देखेंगे तो फिर से ये ब्लैक कलर का लाइन ऐसे लाइन आना शुरू हो जाता है, सॉरी, फिर से ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे लाइन ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे दिखने लगता है। इसमें आपको सारा लाइन्स नहीं दिखेगा, देखिए ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस भरिए और गैस भर के 10,000 वोल्ट लगाइएगा, हाई एनर्जी मिलते ही डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन होने के बाद आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन चलता है तो सीरीज ऑफ लाइंस बनाता है, बहुत सारा लाइंस बनाएगा। उसमें से ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो देख रहे हैं ये लाइन है अल्ट्रावायलेट का, UV अल्ट्रावायलेट रेंज में भी लाइन बनाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन, ये कलर वाला जो चार्ट देख रहे हैं कि कलर वाला चार्ट, ये है विजिबल का लाइन है, ये विजिबल लाइन है, विजिबल लाइन दिखेगा। और फिर यहाँ से फिर से जो लाइन कुछ बनाएगा जो फिर नहीं दिखता है वो इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड का लाइन्स बनाता है। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन्स बनाता है, यही लाइन्स को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें कुछ लाइन्स ही दिखेगा आपको, जिसमें विजिबल जो आंख से आप देख सकते हैं, वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड दिखेगा नहीं, अल्ट्रावायलेट दिखेगा नहीं। तो ये तरीका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। जैसे व्हाइट लाइट को बनाने के लिए आप प्रिज्म में पास करते थे, वो उधर किनारे जाके स्प्लिटिंग हो जाता था, स्क्रीन पे कलर का चार्ट बनता था, तो आप बोलते थे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। उसी तरह स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, ट्यूब लाइट की तरह रहेगा, बट थोड़ा सा छोटा होता है। ये लैब में रहता है, बट 11-12 में ये सब नहीं करना आपको हायर जब MSc BSc करेंगे तो छोटा सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब रहता है। उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड कैथोड रहेंगे, जिसमें आप पावर सप्लाई करना होता है और 10,000 वोल्ट तक एनर्जी देना पड़ता है। क्वेश्चन है कि हमारे पास तो 220 वोल्ट है, गवर्नमेंट तो हमको 220 वोल्ट की सप्लाई देती है, तो 220 वोल्ट को 10,000 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो हो जाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर आता है मार्केट में, वोल्टेज एम्पलीफायर आएगा कि आप उसको जैसे घर में स्टेपलाइजर यूज करते हैं ना भाई, हम लोग AC चलाते हैं तो AC चलाने के लिए स्टेपलाइजर यूज करते हैं कि वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। तो उसी तरह एग्जैक्टली वोल्टेज एम्पलीफायर आता है, जिसको आप एम्पलीफाई करके बढ़ा करके 10,000 वोल्ट तक क्रिएट कर सकते हैं। और इतना हाई एनर्जी, इतना हाई वोल्टेज पे जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसमें पास करेंगे, फर्स्ट डिसोसिएशन, देन आयोनाइजेशन, और उसके बाद अंदर में सीरीज ऑफ लाइंस, आपको वर्टिकल लाइंस, सीरीज ऑफ लाइंस मिलता है। लाइंस का ऐसा सीरीज पूरा वर्टिकल लाइन का मिलेगा, जिसमें कुछ लाइंस दिखेगा आपको, बहुत सारा लाइंस नहीं दिखेगा। इंफ्रारेड हमारा आंख डिटेक्ट नहीं करता है, अल्ट्रावायलेट भी नहीं दिखेगा, बट विजिबल दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ लाइंस, ये जो लाइंस का सीरीज दिख रहा है ना, यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फिगर बनाना है, लिखना है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, हार्ड ग्लास का ट्यूब लेना है, पोटेंशियल अक्रॉस ट्यूब 10,000 वोल्ट रखना है, और ऐसे फिगर बनाना है। और आप फिगर बना लीजिए, मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। सो यहाँ पे डिसोसिएशन है,
ये है डिसोसिएशन। सबसे पहले डिसोसिएट कर लीजिए और देन आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर लेना। अब उसके अंदर जैसे ट्यूब में जाएगा लाइंस आने लगता है, सीरीज ऑफ लाइन। आप नोट करेंगे, फिगर नोट करना जरूरी है। कलर में ऐसे बनाइए क्योंकि अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट आएगा, फिर ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड आ जाएगा। बनाइए फिगर। स्टेटमेंट आपने से लिखिए कि व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू हाइड्रोजन गैस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। सो हाइड्रोजन गैस में पास करना है व्हेन हाई वोल्टेज का मतलब 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी passes through hydrogen gas in electric discharge tube then series of lines are obtained in ultraviolet region, visible एंड इंफ्रारेड रीजन। सो अल्ट्रावायलेट में आता है, विजिबल में एंड इंफ्रारेड रीजन। These lines are called hydrogen spectrum. At hydrogen spectrum. सो ये जो लाइंस है, ये सब लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये कलर्ड लाइन कुछ दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। सो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम प्रिज्म के थ्रू बनता है, जो कि 9th क्लास में भी फिगर 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। और ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। हार्ड ग्लास का ट्यूब होना चाहिए क्योंकि इतना हाई वोल्टेज पे क्रैक नहीं आना चाहिए ट्यूब में, तो हार्ड ग्लास का ट्यूब रहता है। 10,000 वोल्ट क्रिएट किया जाता है, इसके सप्लाई करते हैं, इसमें वोल्टेज एम्पलीफाई कर करके और हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। इतना हाई एनर्जी पे ये डिसोसिएट करेगा, फिर आयोनाइज करेगा और उसके बाद सीरीज ऑफ द लाइंस, ढेर सारा लाइंस का सीरीज दिखाता है। वो सीरीज ऑफ द लाइंस जो देख रहे हैं, ये ऐसे लाइंस अलग अलग सीरीज जो आता है, उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो कि विजिबल में रहेगा, इंफ्रारेड में भी आता है और अल्ट्रावायलेट रीजन में भी रहता है। तो ये है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन एटम हम लोग बात करेंगे। 1H1, ठीक है, 1H1, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें फिगर देख के बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इसमें हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं 1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मोनो का मतलब 1 होता है, मोनो आप जानते हैं, मोनो का मतलब 1 हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। यह है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है 1। फिर से देखेंगे, अब मैं पूछ रहा हूँ बताइएगा, बोलिए यहाँ पे 1H1, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन ई का मतलब है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ई का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगी, ठीक है। फिर से इसके आइसोटोप्स को ले लीजिए, इसके आइसोटोप्स 1D2 आइसोटोप्स, ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम। आप इसमें आइसोटोप्स में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ये वाला है। फिर से ध्यान से देखिएगा, हीलियम, हीलियम जानते हैं ये 2 और 4, बोलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर 2 ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अब बोलिएगा, अगर इसके बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक निकल गया, ठीक। फिर से बोलेंगे, लिथियम नीचे होता है 3, ऊपर में होता है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर 3, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट मैं अगर ऐसे पूछूं, अब पूछूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 निकल चुका है, पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। फिर से बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ है 4 और 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 एटॉमिक नंबर। बट अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए ऐसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया कितना 1। फिर से ऐसे इलेक्ट्रॉन 5 था, 4 निकाल दिया मैंने, हो गया। फिर से सोडियम 11 23, ध्यान से देखिए, सोडियम 11 23 है तो अभी 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 11 इलेक्ट्रॉन। बट जैसे मैं इसके बॉडी पे ऐसे +10 कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन 1। देखिए आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या ऑल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सब सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसके लिए भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए लगा सकते हैं जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है, टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, बट अप्लीकेबल जैसा हाइड्रोजन जैसा दिखने वाले जितने लोग मिलेंगे सब पे लग जाएगा। तो यह है हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, बट अगर इनमें सिमिलरिटी है, ये ठीक है, ये सारे के सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। या फिर आप बोल सकते हैं और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। आप हाइड्रोजन लाइक सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाते समय यह सब ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अप्लीकेबल फॉर और मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। तो सारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सिस्टम है, ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम जो भी है सब में लग जाएगा।
ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चेक कर लीजिए, सब में हाइड्रोजन है, इसका दूसरा आइसोटोप्स हुआ, चाहे आप ऐसा कोई भी ले लें जिसके पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। नेक्स्ट, जेड भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनाते समय जेड का जरूरत पड़ेगा। जेड इज एटॉमिक नंबर। फोर्थ जेड हम लोग बात करेंगे, जेड इज एटॉमिक नंबर। बोलिए, यहां जेड का वैल्यू बोलेंगे 1। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर अगेन 1 1 नीचे बोला था, फिर से एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 2, ये 2 है, एटॉमिक नंबर 2, जेड नीचे आता है, एटॉमिक नंबर 2। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर यहां लिखना होगा तो 3 लिखना होगा, एटॉमिक नंबर 3, जेड, जेड का वैल्यू 3 है, सारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे सब में 1 मिलेगा। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 4 है, चेक कर लीजिए, एटॉमिक नंबर 4 है जबकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक, सारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। बट मान लीजिए मैं ऐसे बात करूं, सोडियम कर दूं, सोडियम करके ऐसे 11 और 23 कर दूं और इस पर 10 पॉजिटिव कर दूं, तो एटॉमिक नंबर थोड़ा ना चेंज कर जाएगा, एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, जबकि है सारे लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर आप पढ़ेंगे तो इन किसी में आप जाकर चेक कर लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबके लिए लग जाएगा, जैसे हाइड्रोजन है उस तरह सबके लिए लगेगा जिसके पास भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बट क्वेश्चन बनाते समय जेड तो वेरी कर रहा है ना, जेड सबका अलग अलग होगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ऐसे सिस्टम को बार बार मैं लिखूंगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक। और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, नेक्स्ट 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट एक फिगर है, उस फिगर में कोडिंग है, उस फिगर को खूब अच्छे से समझना है और उस कोड को ब्रेक करना है, क्योंकि इस टॉपिक में कोडिंग है। रिजल्ट बहुत कम है, बहुत कम रिजल्ट, सिंगल फॉर्मूला है, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से मैं 30-35 जो बेस्ट क्वेश्चन होगा मैं करूँगा। एक फिगर मैं बनाऊंगा, उसमें कोडिंग रहेगा, उस कोडिंग को एकदम अच्छे से रीड करना है आपको। मैं बताऊंगा, कई बार आपको कोडिंग समझाऊंगा, बार बार आपको, बट कोशिश करिए कि अभी कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट फिगर 5 पॉइंट, अभी आप समझेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे अभी आप अभी सिर्फ समझेंगे। जब मैं फिगर कंप्लीट कर लूँगा आप वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके आराम से फिगर बनाइएगा। फुल पेज का फिगर है, एक पूरा पेज चाहिए, कितना जगह चाहिए वो आप देख लीजिएगा, अभी नहीं बनाना है। पूरा पेज में एकदम ऐसे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल करके खूब अच्छे से फिगर बनाइएगा, समझिए, ठीक है। सो ये है हाइड्रोजन एटम, मुझे पूरा बोर्ड में चाहिए फिगर और बहुत सारी चीज़ें लिखना है, मैं बताऊंगा। ये हाइड्रोजन एटम, ठीक। बहुत सारा ऑर्बिट आप बना सकते हैं, बहुत सारा ऑर्बिट का मतलब आप ऑर्बिट नंबर ऐसे 1 लिख सकते हैं, ऑर्बिट नंबर ऐसे 2 बना सकते हैं, ये ऑर्बिट नंबर ऐसे 3 कर सकते हैं, ठीक, ऑर्बिट नंबर 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं,
6 कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप 7 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और आप इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेरे पास ऐसे डॉट 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 करके ऐसे इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। 7 की जगह 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10। मेरे पास बोर्ड में जो जगह है 7 तक मैंने बना दी, ठीक। ये है आपका हाइड्रोजन एटम और उसके सराउंडिंग। ऐसे तो पूरा सर्किल होना चाहिए, बट मुझे बहुत सारा इधर लिखना है उधर लिखना है, तो जगह मैं आधा ही बना रहा हूँ, आधा साइड में बना रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑर्बिट ये n = 1, ये n = 1, n = 2, ये है n = 3 हो गया, ठीक है। n = 4 हो गया, n = 5 हो गया, और ये n = 6 हो गया, और n = 7 हो गया। अब लोग बोलते हैं ये सब क्या है, तो बोलेंगे ये सब ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर क्वेश्चन बनाते समय हमें जरूरत पड़ेगा, पहचानने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्बिट है, वो मैं सिखा दूंगा, ये जानना है, इसके बिना क्वेश्चन बनता भी नहीं है। वो आगे देखेंगे। जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, जो इलेक्ट्रॉन का घर है, जो इलेक्ट्रॉन का अपना घर होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन का घर है, इस घर को हम लोग साइंस में बोलते हैं, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट जो देख रहे हैं, ये जो आपने फर्स्ट ऑर्बिट जो देखा है, इसको साइंस में ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये है ग्राउंड स्टेट, ये इसको ग्राउंड स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉन का अपना घर है, घर रहेगा, वो ग्राउंड स्टेट हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का अपना घर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में ही एक इलेक्ट्रॉन यहां रहता है, ऐसे। हाइड्रोजन एटम जानते हैं, हाइड्रोजन एटम आप पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे पड़े हुए हैं। हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन एटम जो हुआ, एक प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है, वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में। यही है, यही फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का अपना घर है। जो घर हुआ उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे इसको आप बोल रहे हैं ना, इसको आपने ये बोला कि ऑर्बिट नंबर n का वैल्यू आपने बोला कि ऑर्बिट नंबर 2, ये फर्स्ट जो है उसका घर है, इलेक्ट्रॉन का अपना घर है। ये n = 2 जो ऑर्बिट नंबर 2 है ना, उसका कोडिंग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट अपना घर है, और घर से जब भागा किसी रिलेटिव के पास, जैसे इलेक्ट्रॉन भागता है, घर से भागता है, भाग करके किसी रिलेटिव के यहाँ, नज़दीक के जो रिलेटिव के यहाँ बैठा जा करके, तो इसको हम लोग साइंस में इसका कोडिंग जो बोलते हैं n = 2, इसको साइंस में बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सीखना है, अभी आपको सीखना है, अभी एकदम मत लिखिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा। लिखने के लिए वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिखिएगा, 10 मिनट टाइम लगेगा लिखने में आपको। अभी समझिए, ये इलेक्ट्रॉन का घर है, जिसको कि फर्स्ट ऑर्बिट या घर को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जस्ट उसके बाद जैसे ही आप यहाँ आएंगे, ऑर्बिट नंबर 2 बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पहली बार भागा तो घर, इस घर में जाके बैठेगा। फिर से देखिएगा, n = 3, ऑर्बिट नंबर 3 है, बट ऑर्बिट नंबर 3 इज कॉल्ड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये जानना है, कोडिंग के बिना इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत कोडिंग है, बहुत सारा कोडिंग है। फिर से देखेंगे, अगर n = 4, अपने से बोलिए n = 4 इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n = 5 is called the fourth excited state. n = 6, fifth excited state. n = जो 7 है वो हो गया 6 एक्साइटेड स्टेट। और आपको ध्यान रखना है कि कोई चीजें 7 पे खत्म नहीं हो रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे 7 पे खत्म हो रहा है, जगह रहता मेरे कॉपी पे तो 8 भी बनाता, 9 भी बनाता। ये खत्म होता है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट तक चला जाता है। 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 10, 11, 12 करते हुए इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है जिसमें बहुत सारा कोड छुपा हुआ है।
तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम है, उसका जो ऑर्बिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू द इन्फिनिट, ये ऑर्बिट हो गया इन्फिनिट, ऑर्बिट का नाम हो गया इन्फिनिट, ये होगी ऑर्बिट का कोडिंग। जो इलेक्ट्रॉन का अपना घर है, जो इलेक्ट्रॉन का अपना घर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंड ऑर्बिट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह कोडिंग रीड करिएगा। अब होता क्या है कि जब आप इस पे एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में 10,000 वोल्ट जब एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, तो जैसे ही हाई एनर्जी मिलेगा, तो देखिए हाई एनर्जी मिला तो हाई एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी मिलता है, आप जानते हैं। तो एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, भागेगा, अपने घर को छोड़ देता है। वही तो मैंने बताया था, आयोनाइज करना, घर को छोड़ देना, घर को छोड़ कर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, भागेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जैसे उसको एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, वो भागेगा, जितना एनर्जी दीजिएगा उसके हिसाब से ये भागना शुरू करता है, ये भागेगा, ठीक है। बट भाग करके फिर घर तो वापस आना ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जाएगा, भागेगा, फिर वापस रिटर्न करता है। तो रिटर्न करते समय देखिए यहाँ पे सीखना आप, ठीक है। रिटर्न करते समय सीखिए, देखिए एक साइंटिस्ट थे, 5 साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे, 5 साइंटिस्ट, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला ऐसे, ठीक है, ऐसे बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप तो किया, गया तो, बट लौट के तो वापस आएगा ही, आना ही है उसको लौट के। और जब लौट के वापस आएगा तो ऐसे, इस तरह से मैं कलर यूज कर रहा हूँ, तो वो बोले एक साइंटिस्ट कि लौट के घर वापस आएगा, ऐसे ऐसे लौट के आएगा, वापस तो आना ही है। यहाँ गया तो भी लौट के आएगा, अगर वो यहाँ पे रुका हुआ है तो भी लौट के आएगा, यहाँ पे है तो भी लौट के आएगा, इस जगह पे है फिर भी लौट के आएगा, यहाँ भी रहेगा तब भी लौट के आएगा, यहाँ भी आएगा तब भी लौट के आएगा। ये जो जितने रेड कलर का लाइन देख रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था, उनका नाम था लाइमन। ये सीरीज जो कहलाया लाइमन सीरीज कहलाया, ये अल्ट्रावायलेट में आता है, जो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये सीरीज को आप बोलेंगे रेड कलर का सीरीज है, वो है लाइमन। अल्ट्रावायलेट सीरीज है, तो लाइमन सीरीज दिखता नहीं है, लाइमन सीरीज नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक कोडिंग और, एक कोडिंग और। क्या हम लोग 9th क्लास या 10th क्लास में थे तो सेल याद है कुछ, जैसे 11th क्लास में ऑर्बिट बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, वहाँ 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो सेल पढ़ते थे। देखिए इसको याद करिए, के याद करिए, कुछ कलर चेंज करता हूँ मैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, के एल एम एन था 9th क्लास में था, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, घर वापस आ गया, तो वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि मैंने देखा है कि इलेक्ट्रॉन घर वापस आते हुए, तो वो सीरीज जो बना वो लाइमन साइंटिस्ट के नाम पे आया, लाइमन सीरीज, जो कि हमें नहीं दिखेगा, अल्ट्रावायलेट में आएगा, बट कोड ध्यान रखना है। इन्होंने इसका नाम जो है, ये छोटा सा जो लाइन है ना, एकदम छोटा सा लाइन, उसका नाम बोला, इसका नाम है के अल्फा। ये बड़ा फेमस कोडिंग हुआ, के अल्फा। इसको बोला गया के बीटा, इसको बोला उन्होंने के गामा, ऐसे। के अल्फा का मतलब ऐसे समझिए, कहीं लिखा हुआ है के अल्फा, के अल्फा मतलब लाइन जो है अल्फा, अल्फा का मतलब हुआ फर्स्ट, ठीक है, लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन का ये पहला लाइन। ये जो इतना सारा लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारा लाइन है, बट ये जो 2 से फर्स्ट में आ रहे हैं, ये के नाम पड़ा इसके चलते कि सारा लाइन कहाँ आ रहा है, के पे आ रहा है। सब लाइन कहाँ, कौन से सेल पे आया, तो के सेल पे आया, के सेल पे, तो इसका नाम पड़ गया के। और जो सबसे छोटा है उसका नाम अल्फा, अल्फा को 1 बोलते हैं, बीटा को 2nd बोलते हैं, गामा को बोलते हैं 3rd, ऐसे। तो ये कोडिंग, ये भी ध्यान रखना है कि के अल्फा का मीनिंग क्या, के बीटा का मतलब क्या, गामा का मतलब क्या, के का मतलब क्या है, ये सब जानना है आपको। फिगर बड़ा है, इसलिए मैं बोला कि एकदम अच्छे से समझिए। हाइड्रोजन एटम,
नाउ ऑर्बिट नंबर, सेल KLMN, सेल नंबर, ग्राउंड स्टेट घर, एक्साइटेड स्टेट कोडिंग, 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही एनर्जी आप 10,000 वोल्ट जब सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, भागेगा, भागेगा तो घर वापस आएगा, फिर लौटेगा। तो जो साइंटिस्ट उसको देखे थे लौटते हुए, उनका नाम हो गया घर जब वापस आएगा लाइमन। छोटा लाइन फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन, कहाँ आया, के पे आया। फर्स्ट का मतलब अल्फा, सेकंड का मतलब बीटा, थर्ड का मतलब गामा। तो ये सब कोडिंग हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साइंटिस्ट हैं इसमें, ऐसे 5 साइंटिस्ट हैं। फिर से देखिए, बाल्मर, एक साइंटिस्ट ने देखा कि सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड पे आया है। ऐसे देखें कि वो सेकंड पे आ गया, सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे सेकंड पे आया, ठीक है। जो सेकंड पे आते हुए देखा उन्होंने, सेकंड ऑर्बिट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आते हुए देखा, तो ये साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर। ये है विजिबल, ये आंख से दिखता है, ये विजिबल है, ये आई से दिखेगा। और विजिबल में देखिए, ये सारा ग्रीन लाइन कहाँ आया है, एल पे आया है, एल। तो इसका नाम हो गया एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। पूछा जाता है एल अल्फा का कोडिंग बताइए, वो मैं फिर से सिखाऊंगा, फिर सिखाऊंगा, प्रैक्टिस खूब कराऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आके रुका ऐसे, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज, ये है पास्चन सीरीज। ये है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में है। ये सारा कलर जो है वो एम पे आके रुक रहा है, तो इसका नाम हो गया छोटा वाला एम अल्फा, इसका नाम एम बीटा, इसका नाम एम गामा, ऐसे। नेक्स्ट, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट। अगर आप 4 पे आके रुकेंगे तो ये ब्रैकेट होगा। ये भी इंफ्रारेड में आएगा। KLMN, एन हो गया, इसका नाम हो गया एन अल्फा, एन बीटा। तो कोडिंग है, सब कोडिंग जानना आपको। सो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फुंड। PFUND, फुंड सीरीज। ये भी इंफ्रारेड में आता है। ये इंफ्रारेड हुआ ऐसे, ठीक है। यहीं तक पढ़ना है। हमफ्री भी आते हैं, तो हमफ्री लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, हमफ्री। ये इंफ्रारेड से आगे निकल जाएगा। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, रेडियो, रेडियो वेव आएगा। नहीं, इंफ्रा के बाद माइक्रो आता है ना, माइक्रोवेव। ये तो ये फिगर है जो हडन स्पेक्ट्रम का मेन फिगर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई वीडियो कट नहीं रहा है। अगर लाइट आ रहा होगा तो मैं रिफ्लेक्शन के लिए लाइट बंद करूँगा। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ, ऑर्बिट नंबर भाई, ऑर्बिट, सॉरी, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर, करेक्शन कर लेंगे। ऑर्बिट नंबर, ये ऑर्बिट नंबर हुआ। KLMN सेल बोलते हैं। टेंथ क्लास में सेल बोलते थे। ये ऑर्बिट नंबर हुआ, KLMN सेल हो गया। ये ग्राउंड स्टेट हुआ, एक्साइटेड स्टेट हुआ। जैसे ही 10,000 वोल्ट आप देंगे, 10,000 वोल्ट एनर्जी देते ही, जब आप 10,000 वोल्ट, यहाँ 10,000 जब
वोल्ट इतना हाई एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने घर से जो है वो भाग जाएगा, और भागेगा तो लौटेगा, वापस लौटना होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर काफ़ी देर तक नहीं रहेगा, लौटेगा। तो लौटते समय घर एग्जैक्टली वापस आ गया तो साइंटिस्ट थे लाइमन। जब घर से थोड़ा सा दूर आके रुका तो बाल्मर, यहाँ आके रुका तो पास्चन सीरीज, यहाँ रुका तो ब्रैकेट, यहाँ रुका इंफ्रा हम्फ्री, फुंड सीरीज, और लास्ट में हम्फ्री। तो यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें कोडिंग भरा पड़ा हुआ है, कोडिंग को ही रीड करना है इसमें। तो ये पूरा फिगर जो है इसी से क्वेश्चन हम लोग को रिलेट करना है। तो अब आप इसको आराम से नोट करिए, अब फुल पेज दीजिएगा, पूरा एक पेज पे अच्छे से नोट करना है, ठीक है। वीडियो एक बार दो बार फिर से रिवाइड मतलब बैक कर करके आप देख लीजिए अच्छे से। कोडिंग मैं सिखाता हूँ, उसके बाद कोडिंग कैसे करना है। मैं लाइट भी बंद करता हूँ यहाँ पे।